Good morning, my dear students. Myself Mukund Bhardwaj from Divine Public School. आज का जो वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए, यहाँ हम आपके पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गवर्नमेंट, और चैप्टर 3 उसका भी नाम गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट मतलब क्या? तो थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है उसको लेने के पहले मैं पुराना कुछ रिवाइज करना चाहूँगा। अभी तक हमने इंडिया जो एक इतना वास्ट, इतना बड़ा नेशन है, अभी तक हम वहाँ देख रहे थे कि डाइवर्सिटीज़ क्या होती हैं। डाइवर्सिटीज़ के साथ हमने इक्वालिटी देखा, हमने इक्वालिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी देखा, बट एज ए होल अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 चैप्टर में हमने देखा कि हमारे यहाँ पे वो क्या सिस्टम है, हमारे देश का सिस्टम को समझने की कोशिश की। हमने उन दोनों चैप्टर्स के माध्यम से हमारे देश के संविधान को समझने की कोशिश की कि संविधान आखिर हम आम जनता के लिए बनाया जो गया है वो आखिर क्या कहता है और उसके क्या लाभ हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के क्या बेनिफिट्स हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले 2 चैप्टर्स में देखी। ठीक है, अब बात करेंगे हम आज के टॉपिक पे, दैट इज गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट होती क्या है, सरकार क्या होती है, कौन लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं और सरकारें क्यों चलाई जाती हैं या इसकी आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट की। हावेवर जो कुछ भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको मेरे राइट हैंड साइड के वीडियो के पार्ट में, इस हिस्से में आपको उसका टेक्स्ट भी आपको बराबर नजर आता रहेगा, जहाँ से आप अपने नोट्स ले सकते हैं, साथ ही वहाँ पे आप अपना डेफिनेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट क्या है, समझिएगा। A government is an institution that makes political decisions to run a country। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब एक संस्था के तौर पे समझेंगे आप इसको, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझेंगे। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया कह सकते हो, स्टेट कह सकते हो, कंट्री कह सकते हो आप उसको, ठीक है, जहाँ के तमाम तरह के राजनैतिक डिसीजंस लेने का जो काम है वो सरकार का होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक पॉलिटिकल डिसीजंस। पॉलिटिकल डिसीजंस ऑब्वियसली उस पॉलिटिकल बाउंड्री में ही लिए जाएंगे या उस पॉलिटिकल बाउंड्री के लिए लिए जाएंगे जहां की वो सरकार है। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली वो जो भी डिसीजन लेगी आम जनता के लिए लेगी, परंतु वो जनता हिंदुस्तान की होगी। ठीक है, अब बात करेंगे कि गवर्नमेंट का और क्या रोल होता है। तो बॉस वो जो डिसीजन लिए जाते हैं उन गवर्नमेंट के तमाम जो घटक होते हैं, जो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कौन होते हैं बेसिकली, वो होते हैं हमारे ही द्वारा चुने गए हमारे प्रतिनिधि। अगर मैं राज्य स्तर पे बात करूंगा तो वो हमारे एमएलएज होते हैं। ठीक है, अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूंगा तो वो हमारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज होते हैं। ठीक है, और वो दोनों ही सदनों के आ जाते हैं उसमें, चाहे फिर वो लोअर हाउस हो या अपर हाउस, जिसे हम लोकसभा और राज्यसभा के तौर पर भी जानते हैं। क्योंकि इंडिया एक पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था में जो लोग शामिल हैं या जो लोग हमें गवर्न कर रहे हैं, जो हम पे प्रशासन कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, वो लोग भी कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, या ये कोई ऐसी पोजीशन या सिचुएशन नहीं होती है जहाँ पे कि राजा था पहले, कभी राजा का बेटा भी वापस से राजा बनेगा, इस तरह की सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, संविधान सम्मत देश है, तो हमारे देश में जो लोग हम पे शासन करते हैं वो हमारे द्वारा या आम जनता के द्वारा ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से चुन के जाते हैं। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से चुन के जाना मतलब क्या, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हावेवर पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, छोटा सा एक और वापस से रिकॉल कर देता हूं मैं आपको, कि हमारे देश में हर वो व्यक्ति जिसकी आयु, जिसकी उम्र, जिसकी एज 18 वर्ष से अधिक है, वो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो वोट कर सकता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपना जनप्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है। स्टेट लेवल पे वो एमएलए का चुनाव करता है, सेंट्रल लेवल पे वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव करता है, और अगर हम ग्रामीण या शहरी स्तर पे बात करें तो भी हमारे पास वहां भी चुनने की फैसिलिटी है। जहां पे गाँव में हम लोग सरपंच का चुनाव देखा होगा आप लोगों ने, जहां सरपंच को वोट दिया जाता है, और सरपंच का चुनाव भी हम करते हैं, वार्ड मेंबर का चुनाव हम करते हैं, नगर पालिकाओं में भी वार्ड मेंबर होता है, आपका नगर पालिका चेयरमैन होते हैं, इनका भी चुनाव हम करते हैं। अर्थात सरकार वो व्यवस्था या वो संस्था या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिसीजंस, जनहित में तमाम तरह के निर्णय लेने का जो कार्य है वो सरकार का होता है।
अब यहाँ अगली बात आ जाती है द नीड फॉर गवर्नमेंट, कि भाई सरकार की आवश्यकता क्यों है। देखिए इसी चैप्टर में आगे आप अलग अलग सरकारों को भी पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी सरकार या किस किस तरह की सरकारें हुआ करती हैं, जिसमें आगे आपके जो कुछ टॉपिक्स आएंगे वहाँ पे मोनार्ची है आपके पास, ठीक है, जो एक राजशाही तंत्र होता है जहाँ एक बादशाह या सुल्तान या राजा होता है और उसका जो सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी जो होता है, वही अगला राजा बनता है। वहाँ पे आम जनता के पास कोई चॉइस नहीं होता कि आपका जो राजा है वो आप उसको बदल सको, या अगर वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसमें किसी तरह का कोई दबाव डाल सको, ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं होती है। अगला उसमें डिक्टेटरशिप भी आता है, ठीक है, जहाँ पे आमतौर पे मिलिट्री रूल के तहत शासन करने की व्यवस्था दी गई है। वो भी हालांकि एक अच्छी शासन व्यवस्था नहीं मानी जाती है। सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था मानी जाती है दैट इज डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र। अब सरकार की आवश्यकता क्यों है, वाई वी नीड गवर्नमेंट, अब ये भी एक बड़ा सवाल आ जाता है। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखिए भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, ठीक है, जहां पे हमारे पास 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग अलग भाषाओं की बात करेंगे। पिछले चैप्टर में भी हमने देखा डाइवर्सिटी बहुत बड़ी है हमारे देश में, हैं 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, अदर देन हिंदी 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तमाम तरह के राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं, खान पान अलग है, रंग अलग है, पहनावा अलग है, भोजन का तरीका अलग है, कल्चर अलग है, ठीक है। ज्योग्राफिकली भी देखा जाए तो तमाम अलग अलग तरह की आपको यहाँ पे डाइवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। परंतु इसमें जो मेरा मुद्दा है यहाँ जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब इतनी तरह के अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग होंगे तो ऑब्वियसली उनके विचारों में भी मतभेद अवश्य होंगे। अब मतभेद होंगे जहां पे, तो वहां पे चाउज की या दंगों की या लड़ाई झगड़े की भी संभावना बिल्कुल बरकरार रहेगी। अब ऐसी स्थिति में वो क्या व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो गवर्नमेंट का काम होता है किसी भी देश का सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, साथ ही साथ ये इंश्योर करना कि चाहे जितनी भी डाइवर्सिटी हो हमारे देश में उसके बावजूद भी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलें, एक दूसरे को सहयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, डेवलपमेंट की ओर बढ़ें। न सिर्फ इंडिविजुअली एक पर्सन आगे बढ़ता है, साथ ही उसके पीछे देश भी आगे बढ़ता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हमारे को जो भी देश के हित में निर्णय लेना होता है तो उसमें हमें कलेक्टिव डिसीजन लेना होता है। कलेक्टिव डिसीजन इन द सेंस व्हाट, कि जहां पे उस निर्णय का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो समाज के हर वर्ग पे आए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को, समाज के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से को उसका ज्यादा बेनिफिट मिल जाए और कोई दूसरा हिस्सा मार्जिनलाइज रह जाए या डिप्राइव्ड रह जाए या पिछड़ा हुआ रह जाए। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आम नागरिक होने के नाते हम सबको इक्वालिटी का अधिकार दिया है। तो ये इक्वालिटी मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी हमारे यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो लॉज मेंशन किए गए हैं उसको फुलफिल करवाना, आवश्यकता पड़ने पर उसमें अमेंडमेंट करना, तो ये तमाम काम कौन करेगा? सॉरी, इसी तरह की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कलेक्टिव डिसीजन लेना, समाज के हित में काम करना, आम जनता का डेवलपमेंट हो, इस तरह का कुछ योजना बनाना, ये तमाम जो काम हैं ये सारे काम हमारे यहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से किए जाते हैं। और कलेक्टिवली जो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो राजनीतिक संगठन होते हैं, यही साथ मिलके एक गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, एक सरकार का निर्माण करते हैं। एक ऐसी सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो आम जनता के हित का डिसीजन होगा, आम जनता को सूट करेगा, फेवर करेगा, उनके डेवलपमेंट का ध्यान रखेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट का ध्यान रखेगा, साथ ही राष्ट्र को भी उन्नति की ओर अग्रसर करेगा, राष्ट्र को भी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ाएगा। सो आज का जो टॉपिक था मेरा, गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने अभी फिलहाल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, या उसका मूल या मेन काम क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही हमने यहाँ जिक्र किया, चर्चा की हमने कि हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों है, वो भी आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही लूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, जहां हम डिटेल में देखेंगे कि एक गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या क्या कार्य करती है या उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। वेल, आज का ये वीडियो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। जो भी नोट्स हैं वो आप लगातार मेरे वीडियो के साथ ही सेम डे बनाते चलिए ताकि आपके ऊपर लोड ना आए। एजुकेशन जो है धीरे धीरे करके थोड़ा सा स्पीड पकड़ रही है हमारी, देखते ही देखते हम आज
थर्ड चैप्टर शुरू कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा टॉपिक है वो मैं हर टॉपिक को काफ़ी डिटेल में ले रहा हूं, पिक्टोरियल वे में भी लेने का प्रयास है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो दौर है, कोरोना का दौर है, बड़ा मुश्किल दौर है हम सब के लिए, लेकिन प्लीज़ इसकी वजह से हम हमारी पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ऐसा मैं आपसे वादा चाहूँगा। वेल, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।